Hello student, very good morning. Today we are going to talk about on the topic of the borrowing powers of company and methods. आज हम लोग जिस लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं उस लेक्चर बोरोइंग पावर्स ऑफ कंपनी, एक कंपनी की ऋण क्षमता या ऋण शक्ति और ऋण लेने के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी और द कंटेंट। टुडे वी आर गोइंग टू एलाबरेट इन लेक्चर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ द कंपनीज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द कंपनीज, बट इन ब्रीफ हम लोग बहुत शॉर्ट में कंपनी के टाइप्स की बात करेंगे। उसका बेस जो रहेगा वो रहेगा बोरोइंग पावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द बोरोइंग पावर्स। इसमें हम वो बोरोइंग पावर्स के बेसिस पे या ऋण लेने की शक्ति के आधार पर कंपनी के प्रकार पे। दूसरी बात करेंगे रेजिंग ऑफ फंड, व्हाट सोर्सेस कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी टू रेज द फंड। एक कंपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए किन स्रोतों का सहारा ले सकती है। देन थर्ड इज़ द बोरोइंग एंड द नेचर ऑफ कंपनी। ये भी देखेंगे कि कंपनी के नेचर के हिसाब से बोरोइंग की क्या कंडीशंस है या क्या बोरो कर सकती है। देन लेट्स वी मूव अहेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। बात करेंगे कि क्यों कंपनी बोरो करती है या कंपनी को बोरो करने के पीछे रीज़न क्या होता है। तो उसमें हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स की बात करेंगे, कोष की प्राप्ति या कोष की आवश्यकता। आफ्टर दैट मेथड ऑफ द बोरोइंग्स, किन तरीक़ों से कंपनी फंड को रेस कर सकती है या कौन से साधन होंगे जिनसे कंपनी उधार ले सकती है। आफ्टर दैट डिबेंचर एंड टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग डिबेंचर की बात करेंगे, उसके प्रकार की, उसके कैरेक्टर्स की, लक्षणों की बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बोरोइंग सेक्शन अंडर सेक्शन 292 की हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द बोरोइंग अंडर द सेक्शन 293। फिर हम लोग 293 सेक्शन पे देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस बोरोइंग्स की हैं, कौन सी सीमाएं हैं एक कंपनी के लिए, उसके उधार लेने की सीमाओं पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, as per we know very well, if a company want to start or run their business or operate their business, the first thing is company need fund। किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए या प्रोडक्शन की बात कहिए या सर्विस की बात कहिए या जिस सेक्टर के लिए कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पर कंपनी इस्टेब्लिश की गई है, उस ऑब्जेक्ट को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एक कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। सो फॉर दिस पर्पस और सो फॉर दिस रिक्वायरमेंट कंपनी अरेंज और द रेज फंड्स बाय इशूइंग। कंपनी कई तरह के साधनों से फंड को रेज कर सकती है। फर्स्ट इज द इशूइंग द शेयर्स, सेकेंड इशूइंग द डिबेंचर, थर्ड borrow from the bank, and last is the public deposit. Company can raise the funds by different methods. Either company issue the shares, कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है, either issuing the debenture, ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है, या फिर बैंक से उधार ले सकती है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट, जनता के निक्षेपों को स्वीकार कर सकती है। तो हियर सपोज दैट ABC इज अ कंपनी हु वांट टू रेज द फंड, जो अपने अंशों को रेस करना चाहती है। देन कंपनी इशू द शेयर्स और द डिबेंचर और थ्रू द बैंक और थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट। इनमें से किसी भी तरीके से कंपनी फंड को रेस कर सकती है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप्स की बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली डिस्कस the types on the basis of functions or on the basis of the borrowing power की ऋण लेने की क्षमता या ऋण लेने की आवश्यकता के आधार पर कंपनियां कैसे हो सकती हैं। तो वी आर नोइंग वेरी वेल देयर द टू टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग, some companies which involve in the trading matters and some called as the non-trading company who involve in the non-trading activities। ऐसी कंपनियां जो व्यापारिक कार्यों में लगी हैं
उनको हम लोग व्यापारिक कंपनियां कहते हैं। और दूसरी जो है वो है हमारी नॉन ट्रेडिंग कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं गैर व्यापारी कंपनी। ये व्यापार के अतिरिक्त या कहिए व्यापार के अलावा जो काम होते हैं उनको करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसके ग्राउंड पे क्या रूल हो सकता है। तो ट्रेडिंग कंपनी, दीज टाइप्स ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इज दैट सच एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेलिंग एंड द परचेजिंग यूनिट एक्सेट्रा। इसमें व्यापारिक इकाइयाँ या खरीदना या बेचने से संबंधित इकाइयों को हम लोग शामिल करते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंपनीज, गैर व्यापारिक कंपनियों में these type of the companies involved in lending, borrowing activities or the these kinds of the business। तो जो दूसरी हम लोगों ने बात करी नॉन ट्रेडिंग कंपनी की, उसमें इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो उधार लेना, उधार देना या कहिए लैंडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। इनकी एक्टिविटीज़ ही होती है कि ये उधार लेती हैं और उधार देती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग बोरोइंग एंड द नेचर ऑफ द कंपनी पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि नॉन ट्रेडिंग कंपनीज बोरोइंग या लैंडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। उधार देना, उधार लेना ही इनका काम होता है। सो हियर द नॉन ट्रेडिंग कंपनीज हैव इम्प्लाइड पावर फॉर द बोरोइंग। इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बनाती हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें इम्प्लाइड होता है या डीम्ड होता है कि नॉन ट्रेडिंग कंपनीज बोरो कर सकती हैं, दे कैन ईजिली बोरो। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे, नॉन ट्रेडिंग कंपनीज ईजिली बोरो कर सकती हैं। इट इज़ इम्प्लाइड पावर फॉर द बोरोइंग इन केस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंपनीज। दूसरी हम लोग बात करते हैं, दे कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द मार्केट, बैंक, अदर सोर्सेज बिकॉज दे डू द वर्क रिगार्डिंग लैंडिंग एंड द बोरोइंग। जैसा मैंने कहा कि इनका काम ही है लैंडिंग का या बोरोइंग का, या आप कह सकते हैं उधार देना या उधार लेना। ये मनी के फॉर्म में इनके सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मौद्रिक स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंपनीज में इम्प्लाइड पावर होती है या डीम्ड पावर होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि दे कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट और दे कैन बोरो द फंड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द सोर्सेज। So it is not must for non-trading companies to mention borrowing power under the memorandum of association। इसलिए इनको अपने memorandum of association में borrowing powers या फिर ये उधार की शक्ति के बारे में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि नॉन ट्रेडिंग कंपनीज़ का में बोरोइंग पावर्स इम्प्लाइड होती हैं, डीम्ड होती हैं। ये कंपनियां उधार ले सकती हैं, उधार दे सकती हैं। इनके ऊपर कोई भी बैरियर्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉन ट्रेडिंग है और ये एमओए में इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग कंपनी से कि ट्रेडिंग कंपनी के केस में क्या होता है। तो इन केस ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, दे कैन ऑल्सो बोरो। ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनियां भी बोरो कर सकती हैं, उधार ले सकती हैं। बट लग गया मीन्स ध्यान देने वाली बात है। बट बिफोर बोरो मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज दे मस्ट पास रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। इनको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगा एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी हम लोग जब आगे डिस्कशन करेंगे 292, 293 एक्ट की बात करेंगे बोरोइंग के केस में, तो ये वहाँ पे डिटेल्ड हम लोग समझेंगे कि कैसे सिस्टम होता है, व्हाट प्रोसीजर फॉलो बाय अ कंपनी। एक कंपनी बोरो करने से पहले किस प्रोसीजर को फॉलो करती है, किस प्रक्रिया को अपनाती है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में देना है कि ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको बोरो करने से पहले, उसको फंड को मार्केट से लेने से पहले एक जनरल मीटिंग में, एक सामान्य सभा में रेजोल्यूशन या प्रस्ताव को पास करना होगा और इसके लिए पहले अप्रूवल लेना होगा या अनुमोदन लेना होगा कि कंपनी बोरो करने जा रही है या कंपनी बोरो करना चाह रही है, उधार लेना चाह रही है। So under the memorandum of association objective clause defines the object of the business।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही डिफाइन कर देता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। सो कंपनी हैव टू एक्सप्रेस एंड पास रेजोल्यूशन। यही कारण है कि ट्रेडिंग कंपनीज को, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी जब भी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज या उद्देश्य वाक्य बनाएगी तो वहाँ पर दिखाएगी कि कंपनी का कार्य क्या है, या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है या कंपनी सर्विस सेक्टर में काम करने जा रही है। ये मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो जब ऑब्जेक्ट क्लॉज में ट्रेडिंग कंपनी मेंशन होगा कि व्यापारिक कंपनी है, तो वो उसको बोरो करने से पहले, उधार लेने से पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन को पास करना कंपलसरी होता है। सो हियर द कंपनी हैव टू एक्सप्रेस एंड पास रेजोल्यूशन फॉर बोरोइंग एंड मेंशन अंडर MOA। इसको MOA में मेंशन करना होगा अबाउट बोरोइंग लिमिट्स। किस चीज़ के बारे में, कि बोरो करने की लिमिट क्या होंगी। हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस पढ़ा, जिसमें बताया कि किस तरह से शक्ति के बाहर ऋण लिए जाते हैं, या हम लोग कहते हैं बियॉन्ड द पावर। तो उसको हम लोगों ने कहा अल्ट्रा वायरस, और इंट्रा वायरस कहा अंडर द यूजिंग द पावर। तो शक्तियों के अंदर यदि हमने लोन लिया तब तो वो इंट्रा है, और यदि हमने अपनी शक्तियों के बाहर जाकर या अथॉरिटी के बाहर जाकर अब यदि हम ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं मार्केट से, तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि बोरोइंग लिमिट बतानी होगी, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी, मेमोरेंडम में भी, कि कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी किस लिमिट तक बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है। एंड डायरेक्टर पावर्स इन रिगार्ड्स टू बोरोइंग, दोनों बताएंगे, कंपनी के भी केस में बताएंगे और डायरेक्टर के भी केस में बताएंगे कि मैक्सिमम किस लिमिट तक एक कंपनी लोन ले सकती है। देन हाउ मच दे कैन बोरो, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द बोरोइंग, ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड बाय अ कंपनी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसलिए एक कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में इस बात को बताना जरूरी होगा कि वो किस सीमा तक ऋण ले सकती है कंपनी, और कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी का निदेशक मंडल। आगे कंटिन्यू करते हैं। पावर्स ऑफ अ कंपनी टू बोरो मनी, ये हम लोगों ने जस्ट अभी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि कंपनी इज डीम्ड टू हैव पावर टू बावर मनी और टू इशू डिबेंचर। एक कंपनी में डीम्ड पावर्स होती हैं। डीम्ड का मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही पता चल जाए, कंपनी के उद्देश्य वाक्य से ही मालूम चल जाए कि कंपनी का कार्य क्या है। तो और टू इशू द डिबेंचर, तो कंपनी अपने ऋण के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है। इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोगों ने कहा कि यदि नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, यदि व्यापारिक इकाई नहीं है, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इम्प्लाइड या डीम्ड होगा। वो पहले से ही अधिकार उस कंपनी को मिले होंगे कि वो कंपनी मार्केट से बोरो कर सकती है, या बाजार से, या शेयर या डिबेंचर से, या बैंक से, किसी भी सोर्स से कंपनी फंड को रेस कर सकती है। ये तो हम लोगों ने बात कही ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी के बारे में देखते हैं क्या होता है। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बोरो मनी until it obtain सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी तब तक लोन नहीं ले सकती है जब तक उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ना मिल जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, व्यापार प्रारंभ के प्रमाण पत्र के बाद ही एक पब्लिक कंपनी लोन ले सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि प्राइवेट कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयत होती है कंपनी, वो उसके तुरंत बाद बोरो कर सकती है, वो मार्केट से लोन ले सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक बोरो नहीं कर सकती है। तो इस पॉइंट को कंसीडर करना जरूरी है। देन द नेक्स्ट इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैव पावर टू बोरो मनी आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग। अभी हम लोगों ने कहा कि यदि कंपनी बोरो करना चाहती है या डायरेक्टर बोरो करना चाहते हैं,
किसी भी सोर्सेज से, किसी भी साधन से, तो उनको रेजोल्यूशन पास करना जनरल मीटिंग में कंपलसरी है। उनको सबसे पहले अल्ट्रा वायरस के भी केस में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टर लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना होगा, एक अनुमोदन लेना होगा सामान्य सभा में प्रस्ताव पास करके। नेक्स्ट है कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट देयर पावर टू बोरो मनी बाय mentioning that borrowing exceeding a certain amount can be made only with the prior approval of the member in the general meeting। एक कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो किस लिमिट तक उधार ले सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि AOA रेटिफाइड हो सकता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन संभव है उधार लेने के लिए या बोरो करने के लिए, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेटिफाइड नहीं होता है। इसको हम लोग रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज नहीं कर सकते हैं, हमेशा जब भी होगा वो आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। तो यहाँ पर रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक कंपनी चाहे तो बोरो की लिमिट को बढ़ा सकती है, उधार की सीमा को बढ़ा सकती है बाय रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बाय अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करके उधार की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स क्या है? तो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म, दो तरह की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हमने यहाँ मेंशन किया और दूसरा लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट मेंशन किया। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में तीन कैटेगरी मैंने बनाई है। वाई मीन्स मोटिव क्या है, देन द टर्म टाइम पीरियड क्या होता है, एंड द रिडेम्पशन और द पेमेंट किस लिए या उद्देश्य, समयावधि या समय, रिडेम्पशन शोधन या भुगतान। इन तीन की हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म में वाई। एक कंपनी क्यों फंड को रेस करती है? तो टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड, रूटीन वर्क और द पेमेंट ऑफ द ओवरहेड्स। दैनिक कार्यों के लिए किए जाने वाले खर्चों के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म नीड को, लघु अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या फिर पेमेंट्स ऑफ द ओवरहेड्स, छोटे छोटे व्ययों को पूरा करने के लिए, उपरिव्यय को देने के लिए एक कंपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, या शॉर्ट टर्म नेचर का फंड रेस करती है। लघु अवधि के कोषों की उनको ज़रूरत होती है। देन द टर्म क्या होता है? ये तकरीबन 1 साल, 6 महीने से 1 साल तक का होता है। और रिडेम्पशन कितने समय में होता है, इनका भुगतान कितने समय में कर दिया जाता है? तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इनका भुगतान कर दिया जाता है। द सेकेंड इज़ द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट में भी 3 मैंने किया है। वाई क्यों लिया जाता है, टर्म कितने समयावधि का होता है, एंड द रिडेम्पशन इसका शोधन का समय क्या होता है। तो सबसे पहले होता है फुलफिल द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, लंबी अवधि के ऋणों को या लंबी अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। टर्म होता है 3 ईयर टू 25 ईयर्स। लॉन्ग टर्म जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये तकरीबन इससे जुड़े हुए बोरोइंग्स या लोन तकरीबन 3 साल से 25 साल के लिए होते हैं। और रिडेम्पशन इनका होता है एज पर द एग्रीमेंट, जिस तरह का इन लोगों ने अनुबंध किया है कि आप कितने समय में इसका पेमेंट कर देंगे या भुगतान करेंगे। रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न? सो हियर द परचेज ऑफ द एसेट, संपत्तियों को खरीदना, जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट और द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एसेट बाय द न्यू एसेट। नई संपत्तियों को खरीदना, पुरानी संपत्तियों को बदल देना, या फिर एक्सपेंशन करना, प्लांट का विस्तार करना या कारखाने का विस्तार करना या कंपनी का विस्तार करना, या फिर नई मशीन को खरीदना, नए फर्नीचर को खरीदना, नए पिक्चर्स को खरीदना, नए प्लांट्स को खरीदना। ऑल दीज आर द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। फॉर दिस पर्पज अ कंपनी हैज़ टेकन लॉन्ग टर्म फंड्स। एक कंपनी लंबी अवधि के ऋण इसीलिए लेती है क्योंकि उसकी जो टर्म होता है, जो उसकी आवश्यकता होती है, वो स्थायी स्वभाव की होती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ द बोरोइंग्स में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं? तो कंपनी कैन इशू द डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक या अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकती है।
बैंकों से और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से लोन ले सकती है। और तीसरा है बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य भी इसके पास स्रोत होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखिएगा, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, उन शेयर होल्डर से जो कंपनी पर जिनका नियंत्रण होता है, प्रमोटर्स भी आप कह सकते हैं, डायरेक्टर्स से भी कंपनी लोन ले सकती है, एंड द स्पॉन्सर्स से भी कंपनी लोन ले सकती है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द बोरोइंग्स, ये कंपनी के उधार लेने के तरीके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ द मेथड, मैंने अभी बात कही वही, इशूइंग द डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक में दोनों बैंक आ सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जिसको आप लोग कहते हैं सूचित और अनुसूचित बैंक, लिस्टेड बैंक, नॉन लिस्टेड बैंक, ये भी समझ सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, जन निक्षेपों को स्वीकार करना, इशूइंग द बॉन्ड को इशू करना, मॉर्गेज एंड द चार्जेस, गिरवी और प्रभार, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं, ये यहाँ से कंपनी लोन ले सकती है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ बोरोइंग पे हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट है आपका, हमने यहाँ डिबेंचर डाला है, इशू ऑफ द डिबेंचर, अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर, अंडर सेक्शन 71 में मेंशन है। देन जो इशू होते हैं उसमें पार्शियल कन्वर्टेबल इन शेयर्स वाइल रिडेम्पशन, दो तरह के डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। पार्शियल कन्वर्टेबल का मतलब आंशिक परिवर्तनशील, और फुली कन्वर्टेबल जिसको आप लोग कहते हैं पूर्ण परिवर्तनशील। तो पार्शियल कन्वर्टेबल में का मतलब क्या होता है, ऐसे डिबेंचर जिनको शोधन के समय या रिडेम्पशन के समय या मैच्योरिटी के टाइम में जब इनका पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, तो इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके, इनको अंशों में परिवर्तित किया जा सके। और किस तरह से, पार्शियल, पूरी तरह से नहीं, उसके डिबेंचर के कुछ हिस्से को कन्वर्ट किया जा सके शेयर्स में। और दूसरा है फुली कन्वर्टेबल, और दूसरा जब रिडेम्पशन किया जाए, भुगतान किया जाए ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, जब परिपक्वता अवधि आ जाएगी या डिबेंचर का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। जैसे डिबेंचर 2 साल के लिए इशू करना, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 7 साल के लिए, जो भी जितने भी समय के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, और उस लास्ट डेट को जब कंपनी इशू किए गए डिबेंचर का समय अप हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और उस समय जब कंपनी इसका रिडेम्पशन करती है, शोधन करती है, भुगतान करती है, प्रिंसिपल देगी प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और उसके साथ में ब्याज, तो जब इसको भुगतान में करती है तो इनको डिबेंचर्स को पूरी तरह से शेयर्स में या अंशों में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट रिमेंबर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, सामान्य सभा में पास करना जरूरी होता है। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के विशेष प्रस्ताव पास कराए ये दोनों चीज़ें इशू नहीं कर सकती है, ना तो पार्शियल और ना ही फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं। तो पूर्ण परिवर्तनीय और अपूर्ण परिवर्तनीय, आंशिक परिवर्तनीय, इन दोनों के लिए जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन या प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। इसके बाद तीसरा मैंने यहाँ नेक्स्ट लिखा, इशूड ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर, कंपनी सुरक्षित ऋण पत्रों को भी निर्गमित कर सकती है। देन नो वोटिंग राइट्स टू द डिबेंचर होल्डर, चाहे वो किसी भी तरह के शेयर होल्डर्स हो, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अलॉटमेंट के कंडीशन के ठीक बाद पढ़ा था कि डिबेंचर के केस में जहाँ पे टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल पढ़ा था, कितने तरह की पूंजी होती है, तो उसमें देखा था हम लोगों ने डिबेंचर, और डिबेंचर में कहा था कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है ओपनिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट खोलना अनिवार्य होता है। इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपल्सरी है, अनिवार्य है। कंपनी ऋण पत्र शोधन संचय खाता खोलती है। क्यों ओपन करती है? उसको ओपन करने के पीछे रीज़न होता है कि जब डिबेंचर का
शोधन करना हो, जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कंडीशन आती है, जब डिबेंचर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो डिबेंचर होल्डर्स को इसमें से अमाउंट पेमेंट किया जा सके, इसमें से, इस रिजर्व में से, संचय में से डिबेंचर होल्डर्स को रिडेम्पशन किया जा सके, इसलिए इस अकाउंट को ओपन किया जाता है। नॉट इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, कंपनी डिबेंचर्स इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण को निर्गमित नहीं कर सकती है। केस रहेगा किस लिए? फॉर पब्लिक, जनता को नहीं कर सकती है, एंड मोर देन 500 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी के 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं डिबेंचर्स को जिनको कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, या अपने इंटरनल मेंबर से यदि कंपनी लोन लेना चाहती है। इंटरनल मेंबर का मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, यदि इनसे डिबेंचर के थ्रू कंपनी लोन ले रही है, तो 500 से ज़्यादा यदि मेंबर हैं तो वहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर पाएगी। तो 2 कंडीशन याद रखिएगा। पहली कंडीशन, पब्लिक के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होगा, और अगला है पेइंग इंटरेस्ट विथ सर्टेन रेट, डिबेंचर होल्डर्स को सर्टेन रेट से, एक निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसा मैंने कहा कि 3 साल के लिए डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, 5 साल के लिए किया है, तो जैसे ही ये 3 साल 5 साल पूरा होगा, कंपनी को उन डिबेंचर का पैसा पेमेंट करना होता है। या ये जो बोरोइंग्स है, इनको तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कहा गया था कि डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी सिचुएशन में पेमेंट करना ज़रूरी होता है। ये कंपनी लॉ में है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मस्ट है। डिबेंचर होल्डर्स का जो पैसा कंपनी लेती है उसको कंपनी वापस करेगी ही, भले ही वो शेयर होल्डर्स को न दे, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले भुगतान किया जाता है, बिकॉज दे आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लेंडर्स होते हैं, ये कंपनी इनसे बोरो करती है, ये क्रेडिटर होते हैं, ये कंपनी के लेनदार होते हैं। और लेनदार को जब आप लोगों ने जब बैलेंस शीट बनाते होंगे कंपनी की, तो कंपनी के बैलेंस शीट में देखा होगा आप लोगों ने, लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर लिखा होता है। तो यही जो क्रेडिटर्स हैं, ये आप इसका भुगतान कंपनी करती है। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। फिर एडॉप्टिंग डिबेंचर ट्रस्टी, यदि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, ये वाला आप याद रखिएगा, यदि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया है, नहीं कर सकती है, देन ही अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, वह ऋण पत्रों से संबंधित न्यासी को या ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी। ट्रस्टी का क्या काम होता है? तो ट्रस्टी डू द ऑल एक्ट्स इन रिगार्ड्स टू द डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट एंड द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, जितने भी डिबेंचर से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे, उनका निपटारा करना, और साथ ही साथ में वो सारे कार्य करती है, वो सारे कार्य एक ट्रस्टी करता है जिसमें डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब हित हो, उनके वेलफेयर को देखते हुए सारे काम करता है, जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेव कर सके, उनको सुरक्षित कर सके, वो सारे काम ट्रस्टी करता है। इफ़ कंपनी इज़ अनएबल टू रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, यदि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा देने में असमर्थ है, इफ़ कंपनी इज़ अनएबल टू रिडीम द कंसर्न्ड अमाउंट, वापस नहीं कर पा रही है, तब क्या होगा? अपील टू ट्रिब्यूनल बाय द ट्रस्टी। यहाँ पे देखिए, यही हम लोगों ने कहा ना कि इंटरेस्ट में काम करता है, इस वाले पॉइंट में आप लोग देखिएगा कि इंटरेस्ट में सारे वो काम करता है ट्रस्टी। तो यदि कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, इनको रिडेम्पशन नहीं कर रही है, इनका भुगतान नहीं कर रही है, तो अपील टू ट्रिब्यूनल बाय ट्रस्टी, यदि तो वहाँ पे ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करती है। ये ध्यान में रखिएगा, कब? जब कंपनी ने शोधन करने से मना कर दिया, या कंपनी की संपत्तियां कम हो गई हैं, कंपनी की एसेट कम है और पेमेंट ज़्यादा करना है, संपत्तियां कम हो गई हैं और पेमेंट करना है, तो वहाँ पर यदि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ट्रस्टी इस बात को देखते हुए ट्रिब्यूनल में अपील करता है। ये ट्रिब्यूनल क्या है? द लोएस्ट मीडियम ऑफ द
अपील, जैसे यदि ट्रिब्यूनल में बात नहीं बनेगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में नहीं बात बनेगी तो हम हाई कोर्ट पे नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में बात नहीं बनेगी तो हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिस्टम है हमारा अपील का। तो सबसे पहले ट्रस्टी कहाँ जाएगा? ट्रस्टी जाएगा ट्रिब्यूनल में। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसमिशन में रिफ्यूज़ल केस, द सेक्शन 58 वहाँ बताया है आप लोगों को ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी है, अपील करेगा। हेयरिंग बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोथ पार्टीज़ को हेयर करता है, सुनवाई करता है, कंपनी को भी और डिबेंचर होल्डर्स को भी। और इसके बाद कंपनी डिसीज़न देती है, डिसीज़न कंपनी को ट्रिब्यूनल देती है क्या? ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल टू कंपनी फॉर रिडेम्पशन विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कंपनी ऑर्डर देती है, कंपनी कह रही हूँ मैं यहाँ, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देती है कंपनी को कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ में उनके प्रिंसिपल को भी पेमेंट किया जाए। इट मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट, मूलधन एवं ब्याज के साथ में भुगतान किया जाए। पेनाल्टी क्या बनती है? तो पेनाल्टी ध्यान में दीजिएगा, पेनाल्टी जो है वो है इम्प्रिजनमेंट 3 साल की जेल और फाइन 2 लाख से 5 लाख रुपए कंपनी पर लगाए जा सकते हैं। ये पूरा हमारा मेथड हुआ। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ डिबेंचर? अभी हम लोगों ने डिबेंचर की बात कही, थोड़ा जाने डिबेंचर क्या होता है। हियर द सेक्शन 230 में कंपनी लॉ सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में उपधारा में दिया हुआ है। व्हाट इज डिबेंचर? सिक्योरिटीज इशू टू बोरो मनी आर कॉल्ड द डिबेंचर। उधार लेने के लिए या ऋण लेने के लिए जिन प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है उन्हें डिबेंचर कहते हैं। द सेकेंड, डिबेंचर कंटेन्स बॉन्ड, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट। डिबेंचर में क्या क्या शामिल होता है? बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इस तरह का एविडेंस, साक्ष्य जो ये बताता हो कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, उसको भी हम डिबेंचर ही मानेंगे, उसको भी हम डिबेंचर ही मानेंगे। यदि किसी कागज़ के कोई ऐसा पेपर है, कोई ऐसा एविडेंस है जो ये प्रूफ करता हो कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो विच इज़ ट्रीटेड एज द डिबेंचर। थर्ड, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। यदि कंपनी जिस एसेट को इशू कर रही है उसके पीछे उस पर यदि मॉर्टगेज है और या फिर चार्जेस हैं, तो उसको भी कंपनी के लिए डिबेंचर माना जाएगा, चाहे उस पर मॉर्टगेज अप्लाई हुआ हो या फिर उस पर चार्जेस ऑलरेडी लगे हों पहले से, या वो संपत्ति गिरवी रखी गई हो पहले, या वो चार्जेस उसके बदले में चार्जेस हों, तो भी उसको हम डिबेंचर ही मानेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ऑफन कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट। डिबेंचर पर एक निर्धारित ब्याज दर होती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, निश्चित दर होती है। हाउएवर अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट विच पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम लोग कह रहे थे नो वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई मतदान के अधिकार नहीं होते हैं, वो कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उसका एक्सेप्शन है, यदि कंपनी ने ऐसे डिबेंचर इशू किए हैं जो इंटरेस्ट जिस पे नहीं लगता है या जिस पे वो इंटरेस्ट पे नहीं करती है कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज नहीं देती है, तो पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, वो कंपनी के प्रॉफिट में उनकी हिस्सेदारी होगी। ये ध्यान में रखिएगा। यदि कंपनी के पास प्रॉफिट है तो वो कंपनी में प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। थर्ड इज़ द डिबेंचर कैन नॉट कैरिंग वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग। इनके पास कोई भी जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। ये कंपनी की सामान्य सभाओं में ना मतदान कर सकते हैं ना सहभागिता कर सकते हैं। डिबेंचर में भी रिडीमेबल और द इरिडीमेबल। डिबेंचर्स शोधनीय भी होते हैं और अशोधनीय भी होते हैं। अशोधनीय और शोधनीय क्या होता है? जब डिबेंचर का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, ओवर हो जाए,
तो उस समय कंपनी के अमाउंट को प्रिंसिपल के साथ में कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, मूलधन और ब्याज देती है, उसको रिडीमेबल कहेंगे। और जहाँ कई ऐसे भी डिबेंचर होते हैं जो इरिडीमेबल होते हैं, जिनका भुगतान कंपनी नहीं करती है। डिबेंचर में भी सिक्योर्ड और द अनसिक्योर्ड, डिबेंचर आपके सुरक्षित और असुरक्षित स्वभाव के भी हो सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं रिस्ट्रिक्शंस पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है हम लोगों का। रिस्ट्रिक्शंस पे हम लोग बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो सेक्शन है ये 292 है। हम लोग बात करेंगे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों की बात, प्रतिबंध की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रतिबंध बोरोइंग पावर्स पे लगते हैं अंडर द सेक्शन 292। तो यहाँ मैंने दिया बोरोइंग्स, फर्स्ट इज द इशू ऑफ द डिबेंचर और सेकंड इज द अदर देन इशू ऑफ द डिबेंचर। अ कंपनी कैन रेज द फंड्स बाय इशू ऑफ द डिबेंचर। एक कंपनी फंड को या कोष की प्राप्ति ऋण पत्रों को भी जारी करके कर सकती है, और दूसरा अन्य साधनों से भी कर सकती है अदर देन द डिबेंचर्स। इस दोनों केसेस को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले डिसीजन फॉर इशूइंग ऑफ द डिबेंचर, ये देखना होगा कि इन डिबेंचर्स को इशू करने का डिसीजन कौन लेता है, डिबेंचर्स को इशू करने का, या प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है इशू ऑफ द डिबेंचर की। फर्स्ट हुम कौन लेता है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी डिबेंचर इशू करेगी या नहीं करेगी। कहाँ पे, वेयर, इन बोर्ड मीटिंग। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, किसके द्वारा, बाय होम, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल के द्वारा। हाउ, कैसे किया जाता है, तो बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स में इस चीज़ को पढ़ा था। सो हियर डिसीजन हो गया, बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इफ कंपनी इज गोइंग टू इशू द डिबेंचर, नो पावर डेलीगेट टू सम डायरेक्टर्स। इस डिसीज़न को लेने के लिए कुछ लोगों को पावर डेलीगेट नहीं किया जाता है। इट मीन्स ऑल बोर्ड मेंबर्स, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक द डिसीजन about the issuing of the debenture, not 1 or the 2 or the 3 directors, all directors। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर्स यहाँ पर मिलकर डिसीजन लेते हैं यदि कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नो पावर डेलीगेट्स टू द सम डायरेक्टर। कुछ ही डायरेक्टर या निदेशकों को पावर डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। ऑल डायरेक्टर टेक डिसीजन इन द बीएम। बीएम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में। बीएम मीन्स बोर्ड मीटिंग में। इस बोर्ड मीटिंग में सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे, सारे की प्रेजेंस होगी, सब मिल के डिसीजन करते हैं कि कंपनी डिबेंचर इशू करेगी या नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, यदि कंपनी डिबेंचर इशू नहीं करना चाहती या कर भी रही है फिर भी वो कुछ और भी सोर्सेज से फंड को रेज करना चाहती है तो क्या होगा, पहला, डिसीजन फॉर टेकिंग बोरोइंग अदर सोर्सेज, डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। ये पूरे सिस्टम को फॉलो यहाँ भी किया जाएगा, यहाँ भी फॉलो किया जाता है, या ये तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा, या तो सब मिलकर डिसीजन कर लें, बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कर लें और उस रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर ऐसा भी कंपनी कर सकती है बाय डेलीगेटिंग पावर। कंपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है, यहाँ देखिए दिया, डेलीगेटिंग पावर अथॉरिटी टू सम डायरेक्टर्स फॉर डिसीजन टेकिंग। कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर किया जा सकता है, 2-4 इस तरह के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि आप डिसीजन ले लो कि कंपनी और किस तरीके से फंड को रेस कर सकती है। डिबेंचर का तो केस है कि वहाँ सारे डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन यदि डिबेंचर के अलावा कंपनी किसी और भी सोर्स से फंड रेस करना चाहती है तो कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। यदि सारे के सारे डायरेक्टर्स अदर सोर्सेज में लग जाएंगे
तो फिर बाकी कंपनी का काम कैसे चलेगा। तो इसलिए कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट इन द सेंस पावर डेलीगेट किया जाता है, शक्तियां दी जाती हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी की सोर्स से कितना बोरो कर सकती है। कहाँ पे करेगी, यहाँ देखिए मैंने लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइंड स्पेसिफाई मैक्सिमम अमाउंट। कुछ डायरेक्टर्स को पावर डेलीगेट किया जाता है, शक्तियाँ दी जाती हैं या शक्ति का अंतरण किया जाता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये वाले जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो बता देते हैं, पहले से ही स्पेसिफाई कर देते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन इन केस ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सम डायरेक्टर। जब कुछ डायरेक्टर को पावर इशू किया जाता है या डेलीगेट किया जाता है, शक्ति अंतरण किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर पहले ही एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं, एक रकम निर्धारित कर देते हैं कि इस लिमिट तक जो डेलीगेट डायरेक्टर्स हैं जिनको अथॉरिटी दी गई है, जिनको अधिकृत किया गया है, वो इस सीमा तक ही लोन लेने का डिसीजन ले सकते हैं। वो अमाउंट डिसाइड हो जाएगा, उसकी लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से एक कंपनी बोरोइंग्स कर सकती है, इशूइंग ऑफ द शेयर्स और अदर देन इशू ऑफ द डिबेंचर अंडर द सेक्शन 292। अब चलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन बोरोइंग्स पे। स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन बोरोइंग सेक्शन पेड अप कैपिटल, दो चीज़ें कंपनी को ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट, कंपनी डिसाइड द पेड अप, पहले देखती कंपनी की उसकी पेड अप कैपिटल क्या है, देय पूंजी क्या रही, कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब करने के बाद कितना लोगों ने दे दिया। दिस इज द पेड अप। अनपेड अप पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, अनपेड अप कैपिटल द पार्ट ऑफ द अनपेड पार्ट ऑफ द पेड अप कैपिटल, देय पूंजी का वह भाग जो सब्सक्राइबर्स ने नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट, फ्री रिजर्व। कंपनी देखती है अपने फ्री रिजर्व्स को चेक करती है, तो सबसे पहले बात आती है फ्री रिजर्व्स क्या होता है। रिजर्व हम लोगों ने सुना है, सरप्लस सुना है, कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्री रिजर्व का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज़ फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। रिजर्व का वह पोर्शन जिसको शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, लाभांश का वितरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ द फ्री रिजर्व। आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 293। अभी हम लोगों ने लिमिट ऑफ द बोरोइंग्स की बात कही। दो चीज़ कंपनी ध्यान में रखेगी, चेक करेगी पहली अपनी पेड अप कैपिटल और दूसरा देखेगी फ्री रिजर्व। यहाँ पे लिमिट की हम लोग बात करेंगे, क्या क्या लिमिट्स हो सकती हैं अंडर द सेक्शन 293 विथ स्टैट्यूटरी लिमिट, बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट। तो बोरोइंग, इफ बोरोइंग इज लेस देन स्टैट्यूटरी लिमिट, यदि बोरोइंग्स उधार जो हम ले रहे हैं वो कंपनी की ने जो लिमिट बनाई है उससे कम है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देमसेल्फ बोरो दिस मच मनी, तो वहाँ पर इस अमाउंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आराम से बोरो कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर, बिना शेयर होल्डर की सहमति लिए, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग कम है जबकि लिमिट ज़्यादा है। कंपनी ज़्यादा बोरो कर सकती है और कंपनी ने कम बोरो किया, इट मीन्स द इंट्रा की बात हम लोग कर रहे हैं। यदि कंपनी ने इंट्रा बोरोइंग्स की हैं, सीमा के अंदर बोरोइंग की हैं, तो नो इश्यूज अबाउट द कंसेंट ऑफ द शेयर, यहाँ पे उसको शेयर होल्डर की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। द सेकेंड पार्ट, बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट, यदि स्टैट्यूटरी लिमिट के बियॉन्ड जाके, वैधानिक सीमा से बाहर जाके यदि बोरो कर रही है या लोन ले रही है, तो बनता है हमारा बोरोइंग इफ बोरोइंग इज़ द ग्रेटर देन द स्टैट्यूटरी लिमिट। यदि इस स्टैट्यूटरी लिमिट से कंपनी ज़्यादा बोरो कर रही है, ज़्यादा उधार ले रही है, तो अल्ट्रा वायरस का केस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अल्ट्रा वायरस का। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना होगा, पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, कंपनी को एक सामान्य प्रस्ताव शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के पास करना जरूरी होता है। उसके बाद कंपनी इस अमाउंट को बोरो कर सकती है। यदि कंपनी रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तो इसको हम लोग अल्ट्रा वायरस का केस मानेंगे। तो अल्ट्रा वायरस के केस से पहले ही कंपनी को शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले लेनी चाहिए। एक जनरल मीटिंग में एक सामान्य सभा बुलाकर अंशधारियों की सहमति लेके एक प्रस्ताव पास करके
कंपनी इस अमाउंट को बोरो कर सकती है, इस अधिक राशि को मार्केट से उधार ले सकती है। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी देखा, डिफरेंट डायमेंशंस देखे कि कैसे बोरोइंग कंपनी ले सकती है, नॉन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग कंपनीज के लिए क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या प्रोसीजर है डिवेंचर को इशू करने का। इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you. मेथड ऑफ बोरोइंग पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है